Hello and welcome everyone to the platform of Success Capsule. Today we will discuss National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2020 which has been passed recently by Lok Sabha. इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द की अमेंडमेंट्स, ये बिल क्यों लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की 2018 की वर्डिक्ट क्या थी, और इस बिल को और क्लियरली जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो दिल्ली का है उसको डिस्कस करेंगे। 1991 के एक्ट की प्रोविजंस क्या थी और क्यों ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल एंड टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस इशू। If you are new to our channel, please subscribe to our channel. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा ने 22 मार्च को जो है इस बिल को पास किया और इस बिल का मोटिव है टू गिव प्राइमेसी टू दिल्लीज लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इस बिल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया था और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इसमें जो है गवर्नमेंट क्या है, दिल्ली में गवर्नमेंट वर्ड का एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है और जितनी एम्बिग्यूटीज हैं लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में उन सबको जो है क्लियर करने के लिए इस बिल को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है। और इसके अंदर जो है 4 सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो 1991 का जो एक्ट था उसके 4 सेक्शंस में जो है वो मॉडिफिकेशंस लाई जाएंगी। और ये जो लेजिस्लेशन है इसको लाया गया था टू सप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन 1992। लेकिन इस बिल को लाने से क्या है कि सेंटर और आम आदमी पार्टी जो करंट गवर्नमेंट है दिल्ली में दोनों के बीच में फिर से जो कन्फ्रंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। Because it is very surprising that after a constitutional bench of Supreme Court in 2018 settled the constitutional issues relating to relationship between Delhi government and union government in matters of governance, Parliament has been called upon to amend the act to unsettle this relationship. क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है पहले भी बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में और जुलाई 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने ऑर्डर दिया था इन फेवर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो बड़ी हैरानी की बात है कि उसके बाद भी जो है सारा मैटर सॉल्व होने के बाद भी इसके लिए जो है एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो बिल में क्या मेजर अमेंडमेंट्स हैं। तो इसके जो 4 सेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट GNCTD एक्ट ऑफ 1991 जो है उसके अंदर उसके जो 4 सेक्शंस हैं उनमें जो है अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी और इसमें क्लियरली गवर्नमेंट जो है एक्सप्रेशन गवर्नमेंट को डिफाइन करेगी। अब से इस बिल के पास होने के बाद अभी सिर्फ लोकसभा में पास हुआ है लेकिन अगर बिल पास होता है तो बिल में गवर्नमेंट टर्म का जो मीनिंग है इट विल बी लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट इस बिल में कहा गया है द गवर्नमेंट इन एनी लॉ पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली विल मीन द LG ऑफ दिल्ली नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है कोई भी प्रोस्पेक्ट ही नहीं रह गया, दिल्ली में गवर्नमेंट का मीनिंग ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो करंट बिल है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये जो बिल है इट प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मेकिंग रूल्स फॉर इट्स कमेटीज ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और टू कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कमेटीज फॉर्म नहीं कर सकती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए। इट फर्दर सेज नो रूल शैल बी मेड बाय द असेंबली टू कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड इफ सच अ रूल एग्जिस्ट्स नाउ तो इस बिल के पास होने के बाद वो वॉइड हो जाएगा। तो अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि एवरी डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर हैज इनहेरेंट राइट टू स्क्रूटिनाइज द डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। इसी से तो जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है इट इज द सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो दिल्ली असेंबली है उसके पास भी इनहेरेंट राइट है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को स्क्रूटिनाइज करे, भले वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो या दूसरे हों, और कोई अथॉरिटी इसको नहीं ले सकती। पार्लियामेंट हैज नो कॉम्पिटेंस टू टेक अवे दिस राइट थ्रू सम लेजिस्लेशन। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है। और जो आर्टिकल 239AA है जिसके अंदर दिल्ली में जो है वो पावर्स दी गई हैं उसको भी जो है वायलेट करती हैं ये दोनों प्रोविजंस।
Next is the bill proposes the LG's opinion shall be obtained before the government takes any executive action based on decisions taken by the cabinet or a minister in the government. इसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती जब तक एलजी उस पर अपना ओपिनियन नहीं देगा. तो जो एक गवर्नमेंट होती है उसको इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि कितनी बार उसको अर्जेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कितनों में जो है लोगों की लाइफ स्टेक पे होती है कुछ डिसीजंस में. लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि एलजी के ओपिनियन की जो है गवर्नमेंट को वेट करनी पड़ेगी कोई भी एक्शन लेने से पहले. और फिर एक अमेंडमेंट में ये कहा गया है द रूल्स ऑफ द असेंबली शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ द लोकसभा. अब ये एक फनी प्रोविजन भी है because it is the privilege inherent in every legislature to conduct its own proceedings as per the rules made by it. Framing the rules to conduct its proceeding is thus a part of the privilege each house of a legislature enjoys. अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लोकसभा कहे कि मैं रूल्स फ्रेम करूंगा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स की. तो दिल्ली असेंबली भी जो है एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव हाउस है और इस पे लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं है. उनके पास पावर है अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए, रूल्स फ्रेम करने के लिए. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बिल क्यों आया. तो मैं आपको इससे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि 1991 से लेके अभी तक बहुत बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली असेंबली में कोई और गवर्नमेंट है और जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है वो अलग है और छोटे मोटे इश्यूज जो हैं हमेशा रहे हैं इनके बीच में. लेकिन लोकसभा इलेक्शंस 2014 टू 2019 और 2014 और 2019 की जो लोकसभा की इलेक्शन है और दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2015 एंड 2020, इसके बीच जो है ये इशू जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ. द जेनेसिस ऑफ द बिल लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टग ऑफ वॉर बिटवीन आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट एंड देन उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग 2015 में. जो एलजी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया वो टू सेंड the LG refused to send files regarding 3 reserve subjects which were land, police and public order, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस हैं उसके जो बाहर है. दिल्ली गवर्नमेंट के पास बाकी स्टेट्स की जैसी सारी पावर्स हैं, सिर्फ इन ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं. तो इससे रिलेटेड जो फाइल थी वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को देने से मना कर दिया एलजी ने, जहां से जो है इनके बीच में टसल स्टार्ट हुई. So between early 2015 and mid-August 16, several orders issued by Delhi government related to matters such as transfer of bureaucrats, setting up of commissions of inquiry and administration of anti-corruption branch. ऐसे मैटर्स में जो है या तो इन मैटर्स को जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया या रिजर्व रख लिया गया बाय एलजी. इसी से ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए. और फाइनली जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड करने के लिए कि दिल्ली में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, एलजी या इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लेके गए अगस्त 2016 में, जिसमें कोर्ट ने क्लियर किया कि एलजी के पास कंप्लीट कंट्रोल है ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू एनसीटी व्हिच इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड नथिंग विल हैपन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द एलजी. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपनी वर्डिक्ट में ये कहा कि कंप्लीट कंट्रोल जो है वो एलजी के पास है एनसीटी का. लेकिन उन्होंने जजमेंट में ये भी क्लियर कर दिया कि जो एलजी है इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन सम मैटर्स. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो एलजी ही है, कुछ मैटर्स पे जो है उनको वो बाउंड है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी सुनना है. उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट जो थी वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए. तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो है 4 जुलाई 2018 को आई. इट वाज गिवन बाय अ 5 जज बेंच और इस बेंच को जो है वो हेड कर रहे थे उस समय के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे दीपक मिश्रा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूलिंग है ये उस समय के सीजीआई के थ्रू दी गई, which held that LG's concurrence is not required in NCT of Delhi on issues other than police, public order and land. तो उन्होंने बहुत क्लियर जो है इस वर्डिक्ट में क्लियर किया कि एलजी
का कॉन्करेंस जो है इन 3 इश्यूज के अलावा, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा जो है नहीं चाहिए। उन्होंने क्लियर किया अपनी वर्डिक में दैट पार्लियामेंट envisaged a representative form of government for NCT of Delhi and elected legislative assembly of Delhi shall have legislative powers over matters falling within state list and concurrent list, bearing those accepted and amended upon LG to act and aid on the advice of Council of Minister, except when he decide to refer the matter to President for final decision. लेकिन उन्होंने उसी के साथ ये भी कहा the decisions of the Council of Minister will have to be communicated to the LG. लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि रिक्वायरिंग प्रायर कॉन्फ्रेंस ऑफ LG वुड एब्सोल्युटली निगेट द आइडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, कि अगर हर डिसीजन को अगर प्रायर कंसेंट जो है अगर LG से ही लेना होगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस या डेमोक्रेसी जो है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर तो वो सेंटर के कैंडिडेट हैं तो नेचुरली पूरी पावर फिर सेंटर के पास ही है, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक में ये चीजें बिल्कुल क्लियर की। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि उन्होंने क्लियर कहा कि इट विल एब्सोल्युटली निगेट द आइडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस विच वर कंसीव्ड फॉर द एनसीटी बाय आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि एलजी वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स इन द दिल्ली गवर्नमेंट। उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली कहा कि ही इज बाउंड बाय the aid and advice of the ministers in Delhi government because constitution has mandated a federal balance wherein dependence of a certain required degree is assured to the state government and it is clear जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये क्लियर है कि जो यूनियन है वो सारी पावर्स अपने हाथ में नहीं ले सकता, कुछ मैटर्स पे जो स्टेट है उसके पास भी फ्रीडम है। और इसी में जो एक इशू था दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को लेके वो अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नाउ कमिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब हम इस इशू को आगे डिस्कस करने से पहले एक स्लाइट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं कि दिल्ली में 1991 के पहले क्या सिस्टम चल रहा था गवर्नेंस का। तो सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, तो उस समय देयर वर 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी। और जो इसमें जो पार्ट सी और डी थे they were administered by centrally appointed chief commissioners and lieutenant governors, और जिनमें कोई locally elected assemblies नहीं थी to aid and advise them. So Delhi was initially made a part C state, जिसमें कोई भी जो elective assembly है वो नहीं थी। Next in 1951 a legislative assembly for Delhi was created with an elected chief minister, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे he became first chief minister of Delhi in 1952. But again there was a prolonged standoff with chief commissioner and later union home minister Gobind Vallabh Pant over issue of jurisdiction and functional autonomy, which eventually led to his resignation in 1955. तो ये जो सेटअप था इसके अंदर जो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले चीफ मिनिस्टर बने 52 में, लेकिन जो चीफ कमिश्नर थे उनके साथ जो है ऑटोनॉमी और जुरिडिक्शन को लेके लगातार जो है इनकी टसल चलती रही। और उसके बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर उस समय गोविंद वल्लभ पंत थे उनके साथ भी जो था ये इशू चला। फाइनली जो ब्रह्म प्रकाश थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी 1955 में। देन जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके अंदर दिल्ली को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्योंकि इस एक्ट के बाद सिर्फ 2 टाइप की स्टेट्स रह गई थी। ABCD जो फॉर्मूला था ये जो अबॉलिश कर दिया गया था, या तो स्टेट्स थी या यूनियन टेरिटरीज थी, तो जो दिल्ली है उसको एक यूनियन टेरिटरी फ्रेम कर दिया गया विच विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। और दिल्ली का जो असेंबली और काउंसिल था उसको अबॉलिश कर दिया गया। और उसके एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसको पास किया गया, जिसमें कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी गई थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कंप्राइजिंग 56 elected members and 5 nominated members. This structure continued for many years with repeated political demands for full statehood to be granted to Delhi. उसके नेक्स्ट बालकृष्ण कमेटी फॉर्म हुई 1987 में,
और इस कमेटी ने 1989 में रिकमेंडेशंस दी कि दिल्ली शुड बी कंटिन्यू टू बी अ यूनियन टेरिटरी, बट देयर मस्ट बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which will be responsible to the said assembly with appropriate powers. और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो था 69th अमेंडमेंट जो एक्ट था और जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT जो एक्ट था, दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो पास किया गया। और फाइनली 1952 में जैसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वैसा ही स्ट्रक्चर फिर से जो है 1991 में जो है वो दिल्ली में क्रिएट कर दिया गया, a union territory with a legislative assembly, council of minister and an elected chief minister. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 1991 में जो एक्ट पास हुआ ये क्या था। So Delhi is not a full state, it became a union territory with an elected legislative assembly by virtue of 69th amendment act। और इसके अंदर दो आर्टिकल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 239AA जो कि बहुत क्रूशियल है हमारी आज की डिस्कशन के लिए, एंड आर्टिकल 239BB। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट जो था उसको भी साइमल्टेनियसली पास कर दिया गया टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, एलजी, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट। और इसके अंदर प्रोविजन क्या थी कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है इट विल बी अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर विद ऑल द पावर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती है सारी एक्सेप्ट द एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट, वो जो 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के सारी स्टेट की पावर्स होंगी। एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लेजिस्लेचर विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पार्ट्स। सिर्फ एक्सक्लूजन क्या थी इसमें भी, एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ द यूनियन जो थे उनको एक्सक्लूड करके। ये स्पेशल फीचर था ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच वाज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा। लेकिन ये जो सेटअप था इसमें एक जो था एक स्टिकिंग पॉइंट था, वो स्टिकिंग पॉइंट था एक प्रोविजन जो थी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की प्रोविजन, जिसमें ये कहा गया था कि अगर एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कोई भी डिफरेंस अराइज होता है तो जो मैटर है वो एलजी उस मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे। इट वाज ओके कि ये एक यूनियन टेरिटरी थी और यूनियन टेरिटरी जो है वो प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, लेकिन ये जो यूनियन टेरिटरी थी इसमें एक स्पेशल फंक्शन था कि इसके पास एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर था। तो ये जो डिसीजन है ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रबल और कन्फ्लिक्ट है बिटवीन एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम एलजीज पार्ट टू डिफर विद द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हैं। जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं 2021 के बिल में, ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 2002, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में ये क्लियर किया था कि लेजिस्लेचर हैज नो पावर टू सेट एट नॉट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। इट कैन ओनली चेंज द बेसिस ऑन विच द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट एंड मेक अ जनरल लॉ। Setting aside a decision of the court by legislature amounts to exercising the judicial power of the state, which is not the function of legislature. Supreme Court has adopted the principles of democracy and balanced federalism as the basis of its decision to give unfettered freedom to elected government to carry out its decision. And Parliament has no power to nullify Supreme Court's decision without changing the basis of it. तो इसीलिए ये जो प्रोविजन है इसीलिए इनवैलिड है। सेकेंड पॉइंट, जो GNCTD जो एक्ट था 1991 का was enacted by Parliament as a legislative measure to give effect to provisions contained in Article 239AA. So ये क्या था, एक सप्लीमेंटल लॉ था and it is intending to deal with incidental matters. और जैसे कि एक सप्लीमेंटल लेजिस्लेशन है तो it cannot travel beyond the provisions contained in Article 239AA. And clause 4 of this article, which is article 239AA, says that LG will act on the aid and advice of council of minister, which mean he can act only on the aid and advice of council of minister except जो reserved subjects हैं उनके अलावा
इसमें क्लियर है कि एलजी बाउंड है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सेटलमेंट में क्लियर कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कैन टेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट देम विदाउट टेकिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एलजी। तो जो अमेंडमेंट्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि एलजी की ओपिनियन लेनी होगी हर एक्शन के पहले। तो अगर हम इसमें क्लॉज 4 को देखें तो जो क्लॉज 4 है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उनको, तो इसलिए ये जो है फिर से इनवैलिड है। नेक्स्ट, अनदर प्रपोज अमेंडमेंट दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इज द वन दैट डिफाइंस गवर्नमेंट एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अब जो बिल है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसका मीनिंग है एलजी, और अगर असेंबली में कोई लॉ पास होता है तो उसमें भी जो गवर्नमेंट वर्ड यूज होगा उसका भी मीनिंग होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब आप इसी प्रोविजन को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगी कि जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं दे आर ब्रॉट बिफोर द असेंबली बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। When it is passed by the assembly, it is the duty of the government to enforce it because it is responsible to legislature. कोई भी legislative proposal अगर असेंबली में जो आता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, तो जब वो पास हो जाता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इन्फोर्स करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेकिन जो एलजी है वो पार्ट ऑफ असेंबली नहीं है, एलजी इज नॉट पार्ट ऑफ असेंबली, तो वो असेंबली को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो अगर एलजी ही गवर्नमेंट है और नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ही इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद डिसीजंस ऑफ द असेंबली। तो अगेन जो है ये इनवैलिड है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं है, जब अकाउंटेबल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का मीनिंग अब एलजी होगा, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई वैलिडिटी ही नहीं रही। फर्दर आर्टिकल 239 AB प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन दिल्ली। प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? When the administration cannot be carried on in accordance with provisions of Article 239A। और प्रेसिडेंट रूल कब अपॉइंट होता है? ऑन द रिपोर्ट फ्रॉम द एलजी। तो अब आप खुद ही सोचें, जब गवर्नमेंट ही एलजी है तो वो अपने ही खिलाफ रिपोर्ट करेगा। इफ द एलजी इज द गवर्नमेंट, विल शी और ही हैव टू मेक अ रिपोर्ट अगेंस्ट देमसेल्व्स? जो एलजी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जो आर्टिकल 239AA है इसमें ये चीज क्लियर की गई है कि दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही रियल गवर्नमेंट है, और जो एलजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एलजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिल्ली। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोविजन है गवर्नमेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की, ये अपने आप में इनवैलिड है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करती है बेसिक आर्टिकल 239AA के साथ। नाउ कमिंग टू कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। नाउ सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट these amendments will turn the administrative clock of capital back by several decades and take it back to era of Delhi Metropolitan Council। जो 1966 में जो फ्रेम हुआ था, फिर से वही वाला क्राइटेरिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं होगी। दो जो बिल हैं उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ये है कि this bill, despite its stated objective, represents yet another step towards centralizing India's federal polity। दो जो बिल हैं उसमें सेंट्रल ने क्लियर किया है कि ये जो बिल है एम्बिग्यूटीज को खत्म करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा है। जो फेडरल इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये उसको डिमोलिश करेगा। So according to me the bill should be referred to a select committee and not passed in haste। Now it is up to parliamentarians to think about it। इसी तरह का जो फर्दर जो इशू है वो पुडुचेरी में भी अराइज हुआ। पुडुचेरी का जो इशू है उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो पोस्ट की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक इट। सो इसी के साथ ये जो डिस्कशन है यहीं पे कंक्लूड होती है। अगर आप इन पॉइंट से एग्री करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।